हेलो, मैं आर के सुरड़कर, पीजीटी ज्योग्राफी, जेएनवी जालना। मैं आज क्लास 12 का भूगोल टेक्स्ट बुक इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी के अंतर्गत लेसन नंबर 2 प्रवास, प्रकार, कारण और परिणाम इस अध्याय को पढ़ाने जा रहा हूँ। इस अध्याय के अंतर्गत प्रवास, प्रकार, कारण और परिणाम की बहुत सारी संकल्पनाएं आपको देखने को मिलेगी। उसमें से कुछ संकल्पनाएं इस प्रकार से। प्रवास का अर्थ हम समझेंगे, लोग प्रवास क्यों करते हैं इसका मतलब, इसका अर्थ उसके पीछे है। उद्गम स्थान तथा गंतव्य स्थान की परिभाषा हम देखेंगे और प्रवास की धाराएं, प्रवास के प्रतिकर्ष कारक तथा अपकर्ष कारक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें प्रथम पॉइंट्स आता है प्रवास का अर्थ, मीनिंग ऑफ माइग्रेशन। लोग प्रवास क्यों करते हैं इसके बारे में एक छोटी सी व्याख्या है। जनसंख्या के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसना जनसंख्या का प्रवास कहलाता है। तो लोग प्रवास करते हैं, इसके पीछे क्या कारण है आगे के पॉइंट्स में हम देखेंगे। प्रवास मुख्य रूप से दो जगहों से होता है। एक जगह है या एक स्थान है उद्गम स्थान और दूसरा है गंतव्य स्थान। उद्गम स्थान हम किसको कहेंगे? वह स्थान जहां लोग जन्म से अपने परिवार के साथ रहते हैं उद्गम स्थान कहलाता है, मतलब उनका वो बर्थ प्लेस है। गंतव्य स्थान हम किसको कहेंगे? वह स्थान जहां पर लोग अपना जन्म स्थान छोड़कर दूसरे प्रदेश या स्थान में जाकर बसते हैं, गंतव्य स्थान कहलाते हैं। तो यहां पर मैंने जो पिक्चर दिया है वो जाते हुए लोग हैं, इसका मतलब ये कहीं जाकर बसने के लिए जा रहे हैं। और ये जो दूसरा जो चित्र है इसके अंतर्गत ये लोग अपना स्थान छोड़कर कहीं जाकर बसने के लिए निकल पड़े हैं। तो इस संदर्भ से उद्गम स्थान तथा गंतव्य स्थान की संकल्पना स्पष्ट करें, इस प्रकार का प्रश्न आपको आ भी सकता है। इसमें सेकंड पॉइंट आता है प्रवास के प्रकार। प्रवास के प्रकार मुख्य रूप से आंतरिक प्रवास और अंतरराष्ट्रीय प्रवास, इस प्रकार से दो प्रकार है। आंतरिक प्रवास की भी दो धाराएं है, अंतरराज्यीय प्रवास और अंतरराज्यीय प्रवास। अब देखते हैं आंतरिक प्रवास क्या है। आंतरिक प्रवास की व्याख्या यहां पर है, देश के ही अंदर होने वाला प्रवास आंतरिक प्रवास कहलाता है। देश के ही अंतर्गत। अंतरराष्ट्रीय प्रवास अपना देश छोड़कर दूसरे देशों में जाकर बसना अंतरराष्ट्रीय प्रवास कहलाता है। तो इस प्रकार मुख्य ये दो धारा है। फिर हम लोग आंतरिक प्रवास के अंतर्गत की फिर दो धारा देखेंगे। अंतरराज्यीय प्रवास, अपने ही राज्यों के सीमाओं के अंतर्गत होने वाला प्रवास अंतरराज्यीय प्रवास कहलाता है। दूसरा कौन सा है? अंतरराज्यीय प्रवास। इसकी एक छोटी सी व्याख्या है, अपने ही देश की सीमाओं के अंतर्गत अनेक राज्यों में होने वाला प्रवास अंतरराज्यीय प्रवास कहलाता है। उदाहरणार्थ, एक राज्य से दूसरे राज्यों के अंतर्गत, उदाहरण के रूप में बिहार से आने वाले लोग जब बंबई के तरफ जब काम करने के लिए या रोजगार के लिए आते हैं तो ये अंतरराज्यीय प्रवास कहलाता है। तो इस प्रकार इसमें आया एक संदर्भ प्रश्न दिया मैंने, प्रवास के दो प्रकार कौन से? तो प्रवास के दो प्रकार कौन से? आंतरिक प्रवास और अंतरराष्ट्रीय प्रवास। और इसका दूसरा प्रकार अंतरराज्यीय प्रवास। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। प्रवास की धाराएं। प्रवास की धाराएं मुख्य से कितने हैं? 4। ये 4 धाराएं। 1 ग्रामीण से ग्रामीण, 2 ग्रामीण से नगर, नगर से नगर और नगर से ग्रामीण। इन 4 धाराओं का हर एक कारण भी है और उसमें कौन प्रवास करता है ये भी महत्वपूर्ण है। चलो प्रथम धाराओं के अंतर्गत देखते हैं। वह प्रवास जो ग्रामीण से ग्रामीण होता है जिसमें महिलाओं का प्रवास अधिक है और उसके कारण है शादियां। जब लड़की की शादी होती है तो मैके से वो ससुराल चली जाती है, इसमें ये मुख्य कारण है। ग्रामीण से नगर की तरफ ये व्याख्या देखिए, वह प्रवास जो ग्रामीण शहरों की तरफ होता है जिसमें पुरुष प्रमाण अधिक है। यहाँ महिला है, यहाँ पर पुरुष है और इसका कारण है रोजगार। ग्रामीण क्षेत्रों की कुछ परिस्थितियां है जो युवाओं के लिए रोजगार वहां उपलब्ध न होने के कारण युवा शहर की तरफ चलते हैं। हम भी उसके अंतर्गत सविस्तर नेक्स्ट पॉइंट में देखने वाले हैं। नगर से नगर प्रवास देखिए, वह प्रवास जो नगर से नगर या नगर से महानगरों में होता है जिसमें विशिष्ट कौशल युक्त कामगार या श्रमिक होता है। जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों से नगर की तरफ जाते हैं लेकिन उनके पास कुछ काम करने का हुनर होता है, कौशल्य होता है, तो उनको और आगे के महानगरों में उसकी
मांग होती है या वो लोग उस तरफ चलना शुरू कर देते हैं। नगर से ग्रामीण, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है। देखिए, वह प्रवास जिसमें लोग सभी प्रकार के जरूरतों को पूर्ण करके, कौन सी जरूरत है उनकी? मुख्य रूप से इनकी जरूरत थी पहली रोजगार, गरीबी को हटाना, परिवार को संभालना, अब पूरी हो गई। नगरों को छोड़कर फिर से ग्रामीण क्षेत्रों या जन्म स्थान पर लौट आते हैं, इसको कहते हैं नगर से ग्रामीण। तो इस प्रकार ये चार धाराएं आपको देखने को मिलेगी। और चलते हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। प्रवास के कारक। लोग प्रवास करते हैं तो उसके पीछे दो कारक है, एक है प्रतिकर्ष कारक, दूसरा है अपकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक का मतलब वह परिस्थिति जो वहां लोगों को निकालने के लिए बाध्य करती है। अपकर्ष कारक मतलब वह परिस्थिति लोगों को अपने तरफ आकर्षित करती है। तो प्रतिकर्ष कारक मुख्य रूप से हमें भारत के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। अपकर्ष कारक मुख्य रूप से नगरों में, महानगरों में इस प्रकार के कारक हमको देखने को मिलते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत के प्रतिकर्ष कारक कौन से है? तो ऐसे 4 पॉइंट्स आपको यहाँ मिलेंगे। एक है गरीबी। गरीबी मुख्य रूप से वह अवस्था है, वंचित रहने की अवस्था है। लोग इससे त्रस्त हो जाते हैं, इसलिए उस क्षेत्र को छोड़ना चाहते हैं। दूसरा पॉइंट आता है कृषि भूमि पर जनसंख्या का अधिक दबाव। लोग जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखेंगे तो भारत देश ये ग्रामीण क्षेत्रों में बसा है। लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। कृषि के अंतर्गत के टुकड़ीकरण के होने की वजह से वहां पर टुकड़ीकरण के प्रभाव के कारण भूमि के छोटे छोटे भू क्षेत्र बन गए। वहां पर एक या दो लोग काम करना मतलब सामान्य है, लेकिन वहां पर दो दो तीन तीन परिवार के लोग काम करते। तो इससे क्या हो रहा है, वही लोग वहां पर काम कर रहे, ज्यादा उसमें से अनाज निकलने की कोशिश कर रहे। इस प्रकार ये दबाव बढ़ा हुआ है। तीसरा कारण कैसा है? बेरोजगारी। कृषि ये मौसमी रोजगार वाला व्यवसाय है। मौसम आता है तो कृषि में रोजगार मिलता है, बाकी का समय बेरोजगार होता है। तो वहां ये समस्या देखने को मिलती है। चौथा कारण कौन सा है? शिक्षा सुविधाओं का अभाव। ये जो शिक्षा है मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत कम देखने को मिलती है। प्राइमरी सेक्टर तक तो ठीक है, लेकिन उच्च शिक्षा वहां पर नहीं है। तो ऐसे 4 कारक आपको देखने को मिलेंगे। अपकर्ष कारक में देखेंगे कि शहर की तरफ ऐसे क्या है। देखिए, रोजगार के बेहतर अवसर, यहाँ पर अच्छे रोजगार के अवसर, जो भी आता है उसको काम मिल जाता है, तो गरीबी का समस्या निकल जाती है। दूसरा, नियमित काम मिलना। ग्रामीण क्षेत्रों में आपको मालूम है कि वहां पर काम नहीं समय पर मिल रहा था, यहाँ पर रोज काम मिल रहा है। इस वजह से लोगों की आमदनी बढ़ती है। तीसरा है ऊंचा वेतन। यहाँ पर बड़े पैमाने पर लोगों को ऊंचा वेतन है। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की परिस्थिति थोड़ी अलग है, वो रोजंदारी देते समय पर कम देते हैं, लेकिन यहाँ पर अच्छा वेतन। तो अच्छा वेतन तो गरीबी निर्मूलन या लोगों की जो घरगुती समस्या है, परिवार की समस्या है, वो दूर हो जाती है। और चौथा महत्वपूर्ण कारक है शिक्षा के बेहतर अवसर। यहाँ पर अच्छे कॉलेजेस, बड़े बड़े शिक्षा के संध्या यहाँ लोगों को मिल जाती है। इसलिए लोग ग्रामीण क्षेत्र की तरफ से प्रवास करके नगरों की तरफ जा रहे। और ग्रामीण के ये पुश फैक्टर है, ढकेलने वाले फैक्टर है, और पुल फैक्टर के रूप में शहर की तरफ ये 4 पॉइंट्स देखते हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देखते हैं। आज हम लोग इस अध्याय के अंतर्गत जो समझे हैं, ऐसा लगता है कि छात्र प्रवास का अर्थ समझ गए, उद्गम स्थान तथा गंतव्य स्थान की संकल्पना भी छात्र समझ गए। छात्र आंतरिक प्रवास तथा अंतरराष्ट्रीय प्रवास की जो परिभाषा है उसको भी समझ गए। छात्र प्रवास की धाराओं की संकल्पनाओं को भी सही समझ गए हो, और छात्र प्रवास के प्रतिकर्ष तथा अपकर्ष कारकों का अंतर भी समझते हैं। इस प्रकार ये हमें सीखने का प्रतिफल मिल गया है। छात्र इसको समझेंगे। इस संदर्भ से मैंने कुछ इस आधार से प्रश्न संच भी दिया है, हम उसके तरफ चलते हैं। ये प्रश्न संच है, इसमें से 7 प्रश्न है। छात्र इन प्रश्न संचों को देखेंगे, समझेंगे, और जो मैंने आपको जो पढ़ा है उसके आधार से आप इसको बहुत सही ढंग से उसको सॉल्व भी करेंगे। इसी के साथ यह अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। नमस्कार।